गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको मालूम है ना सर कि मैंने आप सभी के लिए साइंस में टॉप 100 क्वेश्चन मैंने करवाने का वादा किया था और आज हमारा इसका लास्ट क्लास है यानी आज हमारा 20वां क्लास है सर। यानी ऑलरेडी आज से आपको टेंशन खत्म हो चुका है। अब आपका टेंशन ये है सर कि सारे क्वेश्चन को हमको आपको कैसे पढ़ना होगा ताकि आपके एग्जाम में छूट नहीं पाए। और मैंने आप सबसे वादा किया था सर कि आपका ये 100 क्वेश्चन के बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा सर। अब देखिए ये हुआ ना यहाँ पे सर कि 2-4-5 क्वेश्चन रिपीट हो चुका है सर। यानी 2-4-5 क्वेश्चन वैसे जो है जो मैंने 2 बार पढ़ा चुका हूं, तो उसके लिए सर मैं एक दूसरा 2 क्लास और लूंगा और ये जो 2 क्लास और लूंगा भी साइंस का, इसका एक अलग पार्ट बना करके मैं लूंगा। ये 20 में से मैं नहीं जोड़ूंगा, ठीक ना। तो इसलिए सर आज हमारा इसका लास्ट क्लास हो गया और अभी 2-4-10-12 क्वेश्चन और करवाऊंगा तो उसका अलग पार्ट बना करके मैं करवाऊंगा सर। लेकिन आज हमारा इसका क्लास द एंड होगा। और सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं सर कि आप सब ने मुझे इतना प्यार किया सर, इतना आशीर्वाद दिया भाई को कि सर मैं आपका जिंदगी में कभी कर्ज उधार नहीं कर पाऊंगा। कि आप सब ने जो सपोर्ट किया मेरे को सर, ऐसा ही मैं कामना करता हूं सर कि आप सब मेरे को सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए सर खून का कतरा बेचने के लिए भी मैं तैयार हूं। और मैं अपना सर जब तक मेरा अगर सांस चलेगा ना सर तब तक मैं आप सबके लिए मेहनत करूंगा, ये मैं वादा करता हूं सर। लेकिन पता है आज कैमा क्लास है, 20वां क्लास है। 20वां क्लास में पता है ना सब कोई फीस दे के जाना मतलब बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं भाई, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, और जो इसका पिछले क्लास नहीं देखे ना सर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले क्लास का लिंक दिया हुआ है, या फिर सर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सर क्वेश्चन का, वो सब सारे क्लास जाकर के देख लेना सर। मैथ का भी टॉप 80 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ, 5 नंबर वाले मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ, सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ सर। जाकर के यूट्यूब पे सारे क्लास को देखते रहिए। आपको मैं कामना करता हूं सर कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे पहले सर कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों को सर शेयर कर देना ताकि इसका अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके सर। लेकिन पता है मेरे को तो दिल करता है तुझे चूम लूं हाँ आओ सर। अब देखो पता है आज का जो ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है सर। और खास करके सर मेरा फिगर वाला साइंस में फिगर वाला का क्लास मैं वो अलग तरीका से लूंगा, ठीक ना सर। जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा फिगर वाला और वो 5 से 6 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ ना, कहता है ना सर, क्या कहता है, क्या कहता है, कहता है वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। देखो सर ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में क्या किया हुआ है तो पूछा हुआ है, और जब वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ तो उम्मीद करना सर 2014 में शायद पूछा था। हाँ ऐसा ही पूछा था और ये सब क्वेश्चन पूछने की चांस भी बनता है सर, तो आना। कहता है ना वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से बना हुआ है सर, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने लाया है वो सेम चैप्टर से लाया है ना। कहता है ऐसे कार्बन यौगिक, क्या कहता है सर, ऐसे कार्बन यौगिक जो पौधे से उत्पन्न नहीं होते हैं। हाँ क्या, वैसे कार्बन यौगिक जो पौधे से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो पौधे से उत्पन्न कौन नहीं होते हैं, तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है ना। तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ क्या होते हैं, तो ये पौधे से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यही मैंने लिखा सर कि ऐसे कार्बन यौगिक जो पौधे से उत्पन्न, मेरे साथ बोलो, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, परंतु वो पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं। अच्छा मैंने आप सबको पादप हार्मोन पढ़ाया था। पादप हार्मोन एक्चुअली होता क्या है, और जो जो लोग पादप हार्मोन के बारे में जानते हैं एक बार सर कमेंट करके लिख दो जय हो, लिख दो जय मां सरस्वती, अरे लिख दो, लिख करके कर दो कलम से क्रांति। हाँ अब देखो सर, तो मैंने क्या बोला सर, हाँ कि परंतु वो पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करता है। कौन पादप हार्मोन की तरह कार्य कौन करता है, तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है ना। तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ जो होता है ना सर वो पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो मेरा था ना वो था क्वेश्चन ना कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। कहता है ऐसे कार्बन यौगिक जो पौधे से उत्पन्न नहीं होते हैं। हाँ बस देखो दुइयों को पॉइंट याद रखना है कि ऐसे कार्बन यौगिक जो पौधे से उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु वो पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं सर, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। कहानी खत्म हो गला, हो गया।
आना सर। कहते हैं मुझे फॉलोवर्स नहीं, मैं फायर हूँ, फायर। हाँ, ये वाला डायलॉग बड़ा गजब फेमस हो रहा है ना। मुझे तो बोलने आता ही नहीं, मैं क्या करूँ। आना कहता है ना सर, अगला क्या कहता है ना, हार्मोन थायरोक्सिन क्या है। देखो सर, ये हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है। हार्मोन थायरोक्सिन एक्चुअली होता क्या है सर, हार्मोन थायरोक्सिन के ही वजह से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, ठीक ना। तो किसके वजह से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, तो हार्मोन थायरोक्सिन की वजह से, ठीक ना। तो हार्मोन थायरोक्सिन की वजह से थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हार्मोन थायरोक्सिन के वजह से ही थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, ठीक ना। आना कहता है हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है, तो कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है, तुझसे मुझको प्यार हो जाता है। आना सर। कहता है ना, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, मेरे साथ बोलना है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट। अरे भाई तुम सबके लिए मेहनत करता हूँ, तुम सब भी मेरे साथ एक बार बोलो ना। कहता है यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट कौमा क्या प्रोटीन तथा क्या वसा की समान उपपचयक है ना, समान उपपचय का नियंत्रण कर शरीर की सामान्य वृद्धि एवं विकास करता है, ठीक ना। शरीर की समान वृद्धि और विकास जो करता है सर, वो हार्मोन थायरोक्सिन ही करता है, ठीक ना। तो हार्मोन थायरोक्सिन क्या है सर, तो यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, या शरीर में क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रोटीन, क्या वसा, तो यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के समान उपपचयन का नियंत्रण कर शरीर की सामान्य वृद्धि एवं विकास करता है। इसकी कमी से शरीर का तथा मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है। अब देखो सर, जब शरीर में हार्मोन थायरोक्सिन की कमी होगा ना, तो इसकी कमी से शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है। मतलब पागलपन हो जाना, मानसिक तनाव सब हो जाना, शरीर का मतलब ये सब होता है, ठीक ना। आना तो इसकी कमी से शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसके अधिक सत्र तथा या फिर भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अच्छा आप देखो सर, जब भोजन में आयोडीन की क्या होता है सर, कमी होता है, तो क्या होता है, हमारा घेंघा रोग होता है, ठीक ना, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है सर। जब हमारा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होगा, तब हमारा थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है सर, बढ़ जाता है। हाँ है ना। तो क्या होगा सर, हमारा आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, ठीक ना। मेरे साथ बोलो, आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। अरे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। और जब घेंघा रोग होता है सर, तो जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है सर, बढ़ जाता है। तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने का जो मुख्य कारण है ना सर, वो हार्मोन थायरोक्सिन है। क्या है, हार्मोन थायरोक्सिन है। कहता है हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है, तो हमारे शरीर में जो है सर, वो हार्मोन थायरोक्सिन का बड़ा महत्व है। क्योंकि यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान उपचय या नियंत्रण कर शरीर की समान वृद्धि एवं विकास क्या करता है सर, करता है, ठीक ना। फिर बोला इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है, ठीक ना। इसी का जब हमारा हार्मोन थायरोक्सिन की जब कमी होगा, तो शरीर में शारीरिक और मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है, ठीक ना। इसके अधिक सत्र एवं भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक ना। जब भोजन में आयोडीन की कमी होगा तो घेंघा रोग होगा, जिससे थायराइड ग्रंथि क्या होता है सर, बढ़ जाता है ना। तो थायराइड ग्रंथि का बढ़ने का मुख्य कारण यही है। यही सब हमारा क्या सर, हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है, तो हमारा यही सब महत्व है हार्मोन थायरोक्सिन का। तो इसलिए सर हार्मोन थायरोक्सिन जो होता है, वो शरीर का वृद्धि विकास भी करने में एक अहम रोल निभाता है। तो हमारा 2 पॉइंट था सर, क्या था, पहला वृद्धि नियंत्रण पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो पौधे से उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु वो पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। कहता है हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है, तो मैंने सर यही आपको जो लिखाया वही महत्व है। और मैं आपको लेकर के चलता हूं एक नई क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना।
और सर मेरा एक कल का जो अगला वीडियो जाएगा सर, इसमें मैंने आपको बताऊंगा सर कि एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे बनाना है ताकि हमें पूरा मार्क्स आ सके। क्योंकि सर कुछ कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी जो क्वेश्चन आता है वो भी नहीं बन पाता सर, तो उसका भी मैंने इलाज खोज लिया है कि आपका इलाज इसका कैसे मैं दूर करूँगा। कितने बच्चों का जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाता है सर तो माइंड काम करना बंद कर देता है, लगता है कि सर अब मैं क्या करूँ, एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन अलबलाना चालू हो जाता है सर। तो इसका भी मेरे पास एंटीबायोटिक है सर, उसके लिए भी मैंने दवा तैयार कर लिया हूँ। तो सारे चीज़ सर आपके लिए और आपके द्वारा आपके लिए मैं सारे काम करूँगा सर। अच्छा, तो लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो यही बात है सर, हम आप पे निर्भर है और हाँ हम आप पे निर्भर है, आप हम पे निर्भर है सर। तो इसलिए सर एक बार कमेंट कर दो जय हो। अरे कमेंट करना जय हो, माँ सरस्वती का नाम ले, माँ सरस्वती का कसम। कमेंट करके एक बार सर शेयर करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके ढिंक चका ठोक दो। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला मुजाहरा। पता है अगला क्या कह रहा है ना, कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्या बनाते हैं। अच्छा क्यों बनाते हैं, देखो सर यहाँ पे गौर करना, ये जो कार्बन है ना वो कार्बन एनी टाइम सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, इस पर गौर करना है। अब देखो सर, कार्बन एनी टाइम सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और ना तो वो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ना तो इलेक्ट्रॉन को वो ले सकता है सर, इसलिए कार्बन के एनी टाइम सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तो कार्बन एनी टाइम सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, तो कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, तो कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होता है और ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ना तो किसी से ले सकता है, इसलिए कार्बन एनी टाइम सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। आना गौर करते हैं, कहता है क्या, कहता है एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। तो मेरे साथ एक बार बोलना है सर कि एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। यौगिक बनाने के लिए आप देखो, यौगिक बनाएगा ना तो यौगिक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है किसी को, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और ना तो ले सकता है, वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बना सकता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को साझा कर वो यौगिक बना सकता है, इसलिए कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। बात तेरे दिल तक गया कि न गया रे। अब देखो सर थोड़ी सी गौर करना है ना, कहता है कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो यौगिक बनाने के लिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है सर, इसका मुख्य कारण यही है, ठीक ना। तो कार्बन हमारा क्या करता है सर, तो एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यौगिक बनाने के लिए, अब वो यौगिक बनाएगा तो यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता और ना तो ले सकता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बना सकता है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का क्या कर, मेरे साथ एक बार बोल, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बना सकता है, इसलिए कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि पता है क्या कहेगा, अगर तू मैथ का फार्मूला हो जाता तो मैं तुझे 4 बजे सुबह में डेली याद किया करती, है ना सर। अब जो लोग याद नहीं करता है ना वही बात बोलना, ठीक नू। आना कहता है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ये सर प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ने का था सर। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण कहे तो सर क्रिटिकल एंगल। अब देखो बातें है ना, अच्छा जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है या अभिलंब के पास हो जाता है सर, उस पर थोड़ी सी गौर करना आप लोग, इसका कमेंट करना, नीचे राय देना। कहता है ना सर क्या कि जब विरल माध्यम में बना कोण, जब विरल माध्यम में बना आपतित कोण आर, सघन माध्यम में बना आपतित कोण जब विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण, कौन सा कोण है सर, अपवर्तित कोण, ठीक ना। तो जब विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण आर, सघन माध्यम में बना आपतित कोण आई सब से बड़ा होता है, ठीक ना।
कब? जब विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण R सघन माध्यम में बना आपतित कोण I से बड़ा होता है, ठीक ना। तो आपतित कोण के समकोण के समान हो जाए तो, जब हमारा आपतित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। देखो सर, मेरा मेन मकसद है ना कि आपतित कोण एक समकोण के समान हो जाए। जब आपतित कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा सर, तो ऐसे केस में ही हमारा क्रांतिक कोण बनता है। तो जब विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण R है ना, तो जब विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण R सघन माध्यम में बना आपतित कोण I से बड़ा होता है, ठीक ना। से क्या होता है सर? बड़ा होता है। हाँ, आपतित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो, जब आपतित कोण यहां पर लिख दो, जब आपतित कोण यहां पर लिख दो, जब आपतित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। अब देखो सर, थोड़ी सी यहाँ पे गौर करने वाली बात है। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई, यहाँ पे इतना डीपली तो मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जब इस चीज़ को मैं अगर पूरा डीपली पढ़ाऊँगा सर तो समय ज़्यादा लगेगा और पता चलेगा कि सर 5 भी क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन नहीं कर पाया। आना ऊपर से एक बार फिर से आना सर। कहता है कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि सर कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और ना तो किसी को ले सकता है। हाँ, ना तो किसी को दे सकता है, ना तो किसी को ले सकता है। हाँ, मतलब वो एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता और ना ले सकता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बना सकते हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बना सकते हैं, इसलिए कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। अगला कहता है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो जब विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण R हो, है ना, सघन माध्यम में बना आपतित कोण I से बड़ा होता है। जब आपतित कोण का एक समकोण हो जाए, जब आपतित कोण एक समकोण हो जाए, इसका मतलब 90 डिग्री हो जाए, तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना अपवर्तित कोण आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत है? अगर इसमें दिक्कत है, समझ चला कि थोड़ा शादी में दिक्कत होगा, फिर बात होगा खोपचा का, ठीक नू। और जिनको समझ में नहीं आया वो शादी करना, तो सबसे पहले अपनी साली को मेरे पास धराना सर, क्योंकि हम तो कुमारे नहीं ना रहेंगे, मुझे भी तो शादी करने की है ना। आते हैं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। चलिए आइएगा सर अपनी दुनिया में, क्योंकि आपकी दुनिया तो ये है, कहीं और दुनिया नहीं है, आपकी दुनिया ये है। हाँ, अब देखो सर, एक बात और बता देना चाहता हूँ, PDF जो मामला है ना, वो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलता है। कहाँ मिलता है? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एग्जाम के 30 मिनट पहले कुछ ना कुछ डाल दूंगा। इसका कहने का मतलब अपने GF का तो फोटो नहीं ना डालूंगा ऐसे कोई है ही नहीं, तो क्या कहूँ। आना कहता है ना सर कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर प्रकाश के अपवर्तन अगर फर्स्ट सीटिंग में आया, तो प्रकाश के परावर्तन सेकंड सीटिंग में आएगा, ठीक ना। इसलिए सर ये दोनों करके जाना, और ये दोनों आपकी ज़िंदगी की बात है सर। आपकी ज़िंदगी में अगर आपको नंबर बढ़ाना है, आपके 10th एग्जाम में नंबर बढ़ाना है सर, तो ये दोनों करके जाना। और मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुका था, अपवर्तन मैंने नहीं पढ़ाया था, है ना। कहता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बोलो बोलो मेरे साथ, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है सर? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये भी लिख लेना, हालांकि ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं था, मैंने आपको लिख दिया, ठीक ना, कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है? तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाली, मेरे साथ बोलो, परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि देखो सर, पहला नियम ये है ना कि देखो यहाँ पर ये गौर करना, ये अभिलंब है सर, ये यहाँ से आपतित किरण आती है, तो ये वाला आपतित किरण भी यही बिंदु पर है, ये परावर्तित किरण भी इसी बिंदु पर है। तो यही मेरा है तीसरा नियम, पहला नियम कि आपतित किरण अपवर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये वाला अभिलंब होता है, ठीक ना, ये वाला अभिलंब होता है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ठीक ना। तो इसलिए मैंने बोला है सर, क्या बोला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कहता है प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की, अरे मेरे साथ बोल, जहां पे बैठा सर वहीं पे मेरे साथ बोलो नहीं तो सर तेरी मम्मी को या पापा को कॉल करेंगे और कहेंगे बेटा को 10 बार पहले उठ बैठ कराइए, तभी आपका बेटा पढ़ेगा। आपका बेटा का दिल भटक चुका है, मन भटक चुका है। हाँ, हम तो कहेंगे सर तुझे प्यार करना है तो तुम फार्मूला से प्यार कर लो, क्योंकि बोलना भी पड़ेगा सर कि अगर काश तू मैथ का फार्मूला होता ना, तुझे मैं रोज़ सुबह में 4 बजे याद क्या करती है ना। तो यही कहता है सर क्या कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम के स्नेल का नियम भी कहा जाता है और इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक ना। तो स्नेल का नियम भी किसे कहा जाता है सर, तो इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो फिर से एक बार आना सर, कहता है ना कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया में एक निश्चित अनुपात होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे क्या कहते हैं सर, अपवर्तनांक कहते हैं। इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो अब क्या होता है सर, दूसरा नंबर क्या है, तो प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का एक खास अनुपात होता है, उसी को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो सर आज आपका हो गया 100 क्वेश्चन कंप्लीट। सर इस दिन के लिए मैंने बहुत ज़्यादा दिनों से इंतजार कर रहा था। मैं आप सबसे कामना करता हूँ सर, सभी भाइयों लोगों से आप जाकर के बताइए, क्योंकि मेरा मकसद है सर कि गाँव टोले मोहल्ले हर किसी के पास शिक्षा पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है, जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जिसका पहचान हम नहीं वो आप सब है सर। क्योंकि आप सब रिजल्ट करोगे तो आप सबका पहचान होगा। और कैसा लगा मेरा क्लास सर, और कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी को दिल से लव यू मेरे भाई, आई लव यू टू मेरे भाई। ऐसा ही बिहार भाई को प्यार आशीर्वाद देते रहें। फिर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में और डेली क्लास चलता रहेगा सर। थैंक यू, लव यू।